नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। बहुत दिनों बाद उनका आना हुआ। आपका स्वागत है कमांडर साहब। नमस्कार राकेश जी, जय हिंद, जय भारत। और आपके जय साथ हिंद। हमेशा की तरह बहुत आनंद आप मिलता है। हाँ, जी। कुछ दिन हो गए लेकिन दिल से कभी आप दूर नहीं रहे। हाँ, हाँ, ज़हे नसीब। कमांडर साहब को आज हमने इनवाइट इसलिए किया है कि एक बहुत बड़ा मसला है। दिल्ली के लाल किले के सामने एक 2 दिनों पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ था, धमाका हुआ था। तो लाल किले के सामने इसलिए कि लाल किला ताकत का प्रतीक है, भारत में सत्ता का प्रतीक है। तो उसके सामने कि जिससे बताया जा सके हाँ, हम अब भी मौजूद हैं। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं। आज उन सब की जानकारी लेंगे कमांडर साहब से। कमांडर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी तक सरकार की ओर से जो भी जांच हो रही है, इस पर कोई बात सामने निकल कर आई नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हम ये सुन रहे हैं कि ये जैश का मॉड्यूल है। और ये उस चीज के आलोक में हम देखें तो ज्यादा बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, बस हमने समाप्त नहीं किया। और एक भी गलती अगर होगी, एक भी इस तरह का टेरर अटैक होगा तो हम उसे वॉर की तरह लेंगे। आप क्या देखते हैं, कहाँ जा रहा है देश? देखिए राकेश जी, देश के सामने एक बहुत विकट स्थिति पे हम लोग खड़े हुए हैं। आपको ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखिए आप। हमारे आसपास आग लगी हुई है। पाकिस्तान, जितना मैं कम बोलूं उतना अच्छा है, क्योंकि वहां तो कुछ चल ही नहीं रहा है। उधर बांग्लादेश में आग लगी हुई है। बांग्लादेश में भी विस्फोट होते रहते हैं, हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ है, सब कुछ हुआ है। यहां तक कि बांग्लादेश में एक तरह से ढाका को कहने लगे वियना ऑफ स्पाइस। वियना क्यों? क्योंकि वियना में एक जमाने में ईस्टर्न फ्रंट के और वेस्टर्न फ्रंट के जो भी जो पश्चिमी देश थे और वार्सो पैक्ट के देश थे, वो वियना में आके अपना स्पाई का एक्ट वो करते थे, वहीं पे आदान प्रदान करते थे, बहुत बहुत कुछ होता था। ढाका में एक मेजर जनरल की मौत होती है, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का। आईएसआई जी। एजेंट्स की मौत होती है। ठीक है, वहां पे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस वापस चले जाते हैं बिना कुछ एक्सरसाइज किए हुए। बहुत कुछ हो रहा है। नेपाल, अभी अभी आग लगी थी, वहां पे तख्ता पलट हुआ। श्रीलंका में भी एक तरह से तख्ता पलटी हुई है। उधर मालदीव्स में मुइजो बहुत चहक रहे थे, फिर उसके बाद वो ठंडे हो गए। अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। एक ये आप देखिए, आसपास हमारे एक तरह से सब कुछ आग लगी है, हम स्टेबल हैं। जरा सा अगर हम दूर जाते हैं, चीन में इकोनॉमिक समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उधर पॉलिटिकल समस्या भी बढ़े जा रही है। मिलिट्री समस्या भी बढ़े जा रही है, क्योंकि वहां पे मिलिट्री के कम करीब करीब 200 जनरल उन्होंने बर्खास्त किए हैं पिछले 10 साल में। 10-12 तो पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं। मतलब हर महीने एक जनरल बर्खास्त हो जाता है। उनके 2 जी। डिफेंस मिनिस्टर बर्खास्त हुए हैं। आज का डिफेंस मिनिस्टर उनके सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। जो सीएमसी कहलाता है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसमें नहीं है आज का डिफेंस मिनिस्टर। उधर अमेरिका में भी यही हाल है। रशिया युद्ध में लड़ा हुआ है। इस सब के बीच में अगेन अगर कोई स्थिर देश है, वो भारत है। तो इसके सब अगर आप देखते हैं तो एक तरह से भारत कई लोगों की आंखों में खटकता है। एक तरफ है पाकिस्तान, जहां पे अजहर में महमूद अजहर की पूरी फैमिली को आपने उड़ा दिया। आपने क्या, हमने तो ना बिल्कुल साफ साफ कहा है, और ना अपने 72 खजूरों के पास उनको जाना ही था। अजहर महमूद नहीं पहुंचे, उनको भी पहुंच जाना चाहिए था, बहुत बढ़िया होता। वो बदला लेने के फिक्र में है। जैश अपना अपना ये दिखाना चाहता है कि मैं खत्म नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और आप पिछले कुछ महीने में देखिए भारत में क्या हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, हम लोग अभी कहते हैं 2900 किलोग्राम हमें मिला है आरडीआई, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट की बात हम थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन 29 किलो मिला है हमको फरीदाबाद में। 350 किलो और मिला था वो डॉक्टर के घर में। 50 किलो और मिला है उसके बाद।
सब मिला के मान लीजिए करीब 3000 कुछ किलो। लेकिन 20 फरवरी को बीरभूम में 16,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है एक ट्रक से, जो ट्रक आ रही थी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद से। इसके बाद आप देखिए 200 किलो आरडीएक्स मिला है बागपत में 25 अगस्त को, 25 अगस्त में मिला। फिर आपको मिलता है 300 बम अक्टूबर के महीने में मुशीराबाद के अंदर। ये मत भूलिए जीपीएस स्पूफिंग हुई दिल्ली हवाई अड्डे पे, मैलवेयर का हुआ। हमने किसी तरह से कह रही है भाई ऑटो मैसेजिंग स्विच सिस्टम में खराबी हो गई थी इसलिए हुआ, लेकिन क्या वो सिर्फ दिल्ली में हुआ था? नहीं, मुंबई में भी हुआ था, लेकिन छोटे पैमाने पे। एक तरह से एक संकेत है कि देखिए कितना हाई टेक हाई लेवल पे बात चल रही है। और अब ये धमाका हो जाता है लाल किले के सामने। साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो भारत खटक रहा है। एसआईआर के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर बवाल चल रहा है। पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु ने माना नहीं। उधर वेस्ट बंगाल में चल ही रहा है, वीडियोस घूम रहे हैं बताने के लिए कि कितने लोग क्या कर रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है भारत के सामने एक बहुत विकट परिस्थिति है। अगर इससे हमें निकलना है तो सबसे पहले तो हमें कम से कम 1.5 लाख सल्यूट करने होंगे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को कि उन्होंने, अगर आप एक ही महीने की बात लेंगे तो 8 बड़े अटैक उन्होंने विफल किए हैं। ये सब चीजें लोगों को अरेस्ट कर करके, यही जो मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, इसका खुलासा शुरुआत होती है तकरीबन 5 नवंबर में, जब एक 8 या 9 ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसको हम OGW कहते हैं, वो पकड़े जाते हैं। वहां से तार जुड़ने शुरू होते हैं, श्रीनगर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से अहमदाबाद, अहमदाबाद से लखनऊ, हैदराबाद, ये सारे तार जुड़ने लगते हैं और खटाखट अरेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को तो देखिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए वो कमांडर साहब, हकदार हैं। बिल्कुल, मैं तो अकेले में खड़ा होके भी उनके लिए तालियां बजाता हूँ। बहुत सारे लोग बड़ा नेगेटिव अप्रोच लेके चलते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी? अरे उनका शुक्र मनाओ, उन्होंने बचा लिया तुमको, नहीं तो ये कम से कम बिल्कुल 1000-2000 की तादाद में मृत्यु होती अगर वो सफल हो गए होते तो। मैं कमांडर साहब एक चीज जानना चाह रहा था, आप तो आर्म्ड फोर्सेस से रहे हैं, सारी सुई एक जगह जाकर अटकती है, वो है पाकिस्तान। और हम बिल्कुल ऑलरेडी कह चुके हैं कि नेक्स्ट हमला हुआ, अगर अटैक हुआ, टेरर अटैक, तो वो वॉर माना जाएगा। तो अभी देश कहाँ जा रहा है? क्या आपको लगता है कि अगले तक, क्योंकि पिछली बार भी जो हमले हुए थे, हमने जो शुरुआत की थी, वो 10-15 दिन के अंतर पे ही हुए थे, 20-25 दिन के अंतर पे। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? राकेश जी, इस बार भी हम वही करेंगे जो पिछली बार किया था। क्या किया था हमने पिछली बार? हमने पिछली बार पूरी तैयारी की थी। देखिए, हमला करना तो बहुत आसान है, हम्म, युद्ध छेड़ना बहुत आसान है, रोकना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर प्लानिंग होती है और उसके लिए आपको बिल्कुल साफ युद्ध के जो आप चाहते हैं, परिणाम क्या चाहते हैं, उनके बारे में आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। और जैसे आप परिणाम मिल जाए आपको, अपने एम्स अचीव कर लिए, रोक दीजिए। यही हमने पिछली बार किया था। हमने पिछली बार साफ साफ सबूत बताया था कि, और उस बार जो है वहां पाकिस्तान से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमने किया था। इस बार शांति है, कोई नहीं कह रहा हमने किया था, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है जैसे ही वहां से जैश ने कहा कि हमने किया था तो हिंदुस्तान का हमला हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि आप ऐसे सबूत इकट्ठे करके रखें जो आप अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने दिखाएंगे कि ये है सबूत, ये हम जानते हैं, हम ये किया है पाकिस्तान में। इसमें मैं बांग्लादेश के भी तार होते हैं। कमांडर साहब, एक सवाल ये भी है, मैं चाहता हूं कि दर्शक भी जाने इसके बारे में कि जो जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ है, बम धमाका हुआ है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था।
और शायद जहां तक मेरी जानकारी सही है, पेट्रोल या डीजल भी था एनफ मात्रा में। तो एक तो ये कैसे विस्फोटक बनता है, अब आप तो आर्म्ड फोर्सेस में है, यू नो इट बेटर। दूसरी बात ये कि गाड़ी फरीदाबाद से आई, बदरपुर बॉर्डर होते हुए सुनहरी मस्जिद की भी पार्किंग में वो काफी देर रही, लेकिन वहां धमाका नहीं हुआ। धमाका एक भीड़ में हुआ। इन दोनों पर आपकी तरफ से चाहता हूं थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। राकेश जी, देखिए क्या हुआ था। जो जब धमाका हुआ जिस दिन, उसको छोड़िए, उससे पहले क्या हो रहा था। उससे पहले हो रहा था कि आपके सारे के सारे जो मॉड्यूल्स थे वो एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। आपके पास जितना अमोनियम नाइट्रेट आपने इकट्ठा किया, देखिए अमोनियम नाइट्रेट एक आराम से मिल जाता है, लेकिन आप हाँ, जाके दुकान से पनवटी के दुकान से या किराना दुकान से तो नहीं खरीद सकते। आपको जब खरीदते हैं, आपको लाइसेंस दिखाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मैं एक किसान हूं, मुझे चाहिए है, ये मेरा आधार है, ये मेरा पैन है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट ओवर टाइम इकट्ठा करके तैयार किया गया, लेकिन ये सब पकड़ा जाता है। तो अब एक तरह से डेस्परेशन आ जाता है कि एक मॉड्यूल जो बचा है, 2-3 लोगों का, उनको मालूम पड़ता है कि साहब हम तो पकड़े जा रहे हैं, हम क्या करें। अब भाग रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा उन्होंने अपनी कार में रखा हुआ था, तो उनको ये पता है कि अगर हम भागेंगे और दिल्ली से बाहर भागेंगे, तो चाहे यूपी में जाएं, चाहे हरियाणा में जाएं, चाहे कहीं और जाएं, वहां पे तलाशी ज्यादा होगी, तो ज्यादा पकड़े जाने की संभावना है। इसलिए वो दिल्ली के अंदर घुस गए। अब दिल्ली के अंदर घुसे, सुनहरी मस्जिद तक पहुंचे। अब उनको सुनने को तो यही आता है कि वो अपने हैंडलर के साथ बात कर रहे थे, और काफी हद तक ये जैश का और इनका ये रहा है कि वो फोन पे कम बात करते हैं, मिस्ड कॉल से ज्यादा काम करते हैं। मतलब एक मिस्ड कॉल दे दी, हाँ सब ठीक ठाक है, वगैरह वगैरह, कोई कोड है उनका। अब वो सुनहरी मस्जिद पहुंचते हैं। सुनहरी मस्जिद में 3 घंटा बंदा वेट कर रहा है। क्यों? कोई ना कोई तो बात होगी, किसी वजह से तो होगा। और मुझे लगता है वहां पे लोकल कोई बंदा चाहिए था उनको, कि जो उसको बता सके कि हम ये अमोनियम नाइट्रेट को कहां छिपा सकते हैं, और हम खुद कहां छिप सकते हैं। अब वो 3 लोग थे गाड़ी के अंदर। अब देखिए, अगर ये आत्मघाती हमला होता, सुसाइड बॉम्बर होता, तो एक अकेला बंदा जाता है। यहाँ पे 3 थे, तो ये तीनों बैठे गाड़ी में। अब अमोनियम नाइट्रेट बाई इटसेल्फ बहुत स्टेबल कंपाउंड है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। मतलब 170 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर होगा तो अमोनियम नाइट्रेट में कुछ नहीं होगा। विस्फोटक तब बनता है जब इसमें एक डेटोनेटर लगा के वो टेम्परेचर आगे बढ़ाया जाता है कि वो अब डेटोनेट हो जाए, और फिर उससे विस्फोट होता है। विस्फोट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई जलने का साधन चाहिए। वो डीजल डालते हैं आमतौर पे, या फिर पेट्रोल भी डाल सकते हैं, केरोसिन डाल सकते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल नहीं डालते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अनस्टेबल है, इवेपोरेट जल्दी हो जाते हैं। इसलिए डीजल। आप इसको बॉम्ब बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कील डालेंगे, नट डालेंगे, बोल्ट डालेंगे, बॉल बेरिंग डालेंगे। इनका बॉम्ब बनाने का, क्योंकि ये प्लान इनका अभी एक्सप्लोजन का नहीं था, ये एक्सप्लोजन होना था बाद में। क्या पता पुतिन के आने के टाइम पे होता, क्या पता नेतन्याहू के टाइम पे होता, क्या पता कुछ और होता, नहीं मालूम मुझको। लेकिन अब उस दिन करने का इनका मंसूबा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कोई और शार्पनर नहीं डाला बॉम्ब में, गाड़ी में डाल के जा रहे थे। डेटोनेटर भी उनके पास था। अब सुनहरी मस्जिद से जब वो निकले बाहर और सुभाष रोड की तरफ चलना शुरू किया, जहां रेड लाइट पे हुआ, वहां पे पुलिस प्रेजेंस तो थी। भाई रेड लाइट है, लोग इतने होते हैं, पुलिस तो होती है। तो इनको दिखाई दिया कि एक पुलिस वाला सामने खड़ा है। अब देखिए, आप इनकी ना साइकोलॉजी सोचिए। उसको मालूम है पकड़ा गया तो मैं गया, मालूम है अंदर अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ है। अगर पुलिस वाले ने खोल के देख लिया तो वो पकड़े जाएंगे, वो भाग भी नहीं सकते। तो उस व्यक्ति के माथे पे पसीना होगा, उसको उसका चेहरा उतरा होगा, उसको लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है,
और पुलिस वाले तो ये भांप लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो जैसे पुलिस वाले ने रोका रेड लाइट में और उनको लगा कि उसको लगा कि यार अब हम पकड़े जाएंगे, कुछ तो करना है, तो उसने अपना बॉम्ब वहीं का वहीं डेटोनेट कर दिया जल्दबाजी में। और डेटोनेटर तो वो कैरी कर ही रहे थे, देखिए डेटोनेटर से पकड़े गए हैं कई सारे। और बॉम्ब ले जाना या बॉम्ब बनाना बेकार है अगर आपके पास डेटोनेटर नहीं है, तो डेटोनेटर तो जरूरी है। और ये जल्दबाजी में किया गया एक्सप्लोजन है, बिना किसी खास प्लानिंग के, और लास्ट डिच एफर्ट है कि भैया और कुछ नहीं होता, चलो हम तो जा ही रहे हैं, और कुछ नहीं तो 5, 10, 15, 20 जितने मरे उनको ले चलते हैं अपने साथ। दूसरी तरफ से इसको आप देखिए, हमारे लिए ये बहुत बढ़िया चीज हुई है, क्योंकि अब हमारे पास एक बहाना मिल जाता है हमको कि हम ना ही सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश जिसके साथ तार जुड़ रहे हैं उनके ऊपर अपना एक्शन करें, लेकिन हम अपने हाफ फ्रंट के ऊपर भी फोकस करना शुरू करें, क्योंकि हमारे अंदर जो हाफ फ्रंट है इसको भी हमें विफल करना है, ध्वस्त करना है। हाँ, तो कमांडर साहब, मैं ये कह रहा था कि अगर हम एक बार फिर से उनके आतंकवादियों के गढ़ को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे, फिर वही होगा, फिर उसके बाद वो कोई हमला करेंगे, तो ये तो चलता रहेगा। और जो आतंकी हम मारेंगे भी वहां पर, उससे पाकिस्तान आर्मी को क्या लेना देना? जब पाकिस्तान आर्मियों को अपने सिपाहियों से लेना देना नहीं होता, वो मना कर देते हैं कि हमारे हैं ही नहीं, वो डेड बॉडीज लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसी कौम, अगर वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आतंकियों के मर जाने से, वो 300 और खड़े कर देंगे, तो ये कब तक चलेगा? मतलब स्ट्रेटेजी हमारी क्या इतनी फोकस नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान को भय हो? देखिए, भय बहुत जरूरी है। फियर, जो एंगल है फियर का, तो उनके अंदर फियर हो ही नहीं रहा है। फियर हमारे अंदर होना चाहिए या उनके अंदर? तो सरकार को क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता राकेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी को देखिए, पाकिस्तानी आर्मी जो है, जब भी कोई हमला होता है, जब भी वो हारती है, वो अपने ऊपर एक यहाँ पे मेडल लगा लेते हैं और कहते हैं हम जीत गए। आपको पाकिस्तानी आर्मी को मिलिटरीली नहीं डिफीट करना है, आपको पाकिस्तानी आर्मी को पॉलिटिकली डिफीट करना है। तभी पाकिस्तान आर्मी में जब तक भय नहीं होगा, पाकिस्तानी अवाम में नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अवाम को तो आपने वही चूरन दे रखा है। अब देखिए, सिंदूर के बाद सब जानते हैं पाकिस्तान की हार हुई, लेकिन नतीजा पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? मुनीर को प्रमोट कर दिया गया, फील्ड मार्शल बन गया। तो आम जनता क्या सोचेगी? भाई जनरल साहब को अगर फील्ड मार्शल बनाया है तो उसने अच्छा काम किया होगा, तभी तो फील्ड मार्शल बना है, इसीलिए अब वो प्रमोशन हो गया, तो हम तो जीते। तो आपको पाकिस्तानी आर्मी को मिलिटरीली नहीं, पॉलिटिकली डिफीट करना है। पॉलिटिकल डिफीट के लिए हमने 2 कदम उठाए जो बहुत बेहतरीन थे। पहला था आर्टिकल 370, इसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी के पास है ही नहीं। दूसरा था हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने इन अबेंस कर दिया कि हम वहां पे आपको पानी नहीं देंगे। ठीक है, अगेन इसका जवाब नहीं है पाकिस्तान की आर्मी के पास। अब पाकिस्तानी अवाम को दिखाई दे रहा है कि उनके आगे सूखा है, उनके आगे भुखमरी है। ये IMF का ये आ गया कि भाई आपको हमने $11 बिलियन दिए हैं और $11.5 बिलियन आप खर्च कर चुके हो। भैया कहां से खर्च किया आपने? ठीक है, ये पॉलिटिकल डिफीट है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, और हमें पॉलिटिकल डिफीट करना जरूरी है। मिलिट्री डिफीट तो बहुत आसान है। लेकिन अब ये यहाँ पे रास्ता तो बहुत लंबा है। बिल्कुल लंबा है, क्योंकि देखिए हमारे सामने सिर्फ पाकिस्तान को डिफीट करना नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को तो 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 72 घंटे में खत्म कर देंगे। हमारे सामने एक आधा फ्रंट है देश के अंदर, जो 24 एग्जैक्ट। घंटे 7 दिन हमारे खिलाफ लड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हमें वहां पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान देखिए एक फुट सोल्जर है, एक प्यादा है। पाकिस्तान हीरा मंडी है, जो पैसे देगा वो वैसे करने को तैयार है। पाकिस्तान के पास, जैसे आपने कहा, आप एक आतंकवादी मारे उसके बाद 100 और आ जाते हैं, कोई कमी नहीं है। क्योंकि उसको जो चूरन खिलाया गया है उनके मदरसों में,
वो यही है कि इस जन्म में तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, अगले जन्म में आपको 72 खजूर मिलेंगे। सॉरी, वो हूर कहते हैं, हम तो खजूर कहते हैं। आपको अगले जन्म में 72 खजूर मिलेंगे, उन खजूरों के साथ आप अय्याशी करेंगे। तो वो तो अपने को इस जन्म में खत्म कर लिया है उन्होंने, भाई इस जन्म में हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कहता है भैया इस बार तो हम मर जाते हैं, अगले जन्म में हम जन्नत में आ जाते हैं। तो उसको ये अफीम चटाई जाती है। तो अब आपको पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट करना है, और पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट करना है पॉलिटिकली। मुझे नहीं दिखाई देता और कोई रास्ता बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। 4 टुकड़े तो साफ दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों में पहला कौन अलग होगा, इनके बीच में होड़ लगी है। सिंध और पंजाब, और एक हिस्सा हमारे साथ मिल जाएगा, वो है जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। हमको पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए है, वहां के जिहादी नहीं चाहिए। उनके जिहादी जो पंजाबी मुसलमान है, उनको तो हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा। मैंने एक चीज देखी इस बार जब बम ब्लास्ट हुआ, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मैं जब ब्लास्ट हुआ तो उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है जो दरियागंज में, तो मैं वहीं पर था और आवाज हम लोगों ने सुनी। मैं उस समय गाड़ी में था, हम लोग फिर वहां रुक कर चाय वाय पीने लगे। तो मेरे साथ 2-3 मुस्लिम दोस्त थे मेरे, और ब्लास्ट की खबर जैसे ही एक्स पर आई, वैसे ही लोगों ने, इन तीनों चारों लोगों ने ये कहना शुरू किया कि बिहार का चुनाव जीतना है इसलिए मोदी ने करवाया है। अब इस मानसिकता से बम ब्लास्ट हुआ है, हमारे लोग मारे गए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एक भीड़ की डेथ हुई है, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। इस मानसिकता का क्या करें जो पहले से प्रेजुडिस होकर बैठा है कि मोदी ने ये करवाया है? ये बहुत खतरनाक है। आप तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, देखिए आप, आज तक क्या हमको कहा जाता था, ये बेचारा गरीब है इसलिए ये बरगला गया, इसको बरगलाना बहुत आसान है। यहां देखिए कौन थे आपके, ये सारे व्हाइट कॉलर, सारे कश्मीरी, सारे के सारे जो हैं, इन्होंने टॉप क्लास मेडिकल कॉलेजेस से फ्री में अपनी एजुकेशन पाई है, फ्री में इज्जत पाई है। फरीदाबाद में आके, बाकी अलग अलग जगह आके उन्होंने डॉक्टर बन के वो काम उनको करना चाहिए था जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती, जिनसे जैसा लगता है कि भाई कश्मीरी जो हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। उनको हमने अपनाया हर तरीके से, ठीक है, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। मानसिकता बदलने के लिए आपको रूट कॉज पे जाना है। रूट कॉज क्या है? इनकी जो सारी एजुकेशन होती है वो एक मदरसे में होती है, जहां पे रिलीजियस फर्वर के नाम पे उनको सिखाया जाता है कि एक काफिर की को एक ही सजा दे सकते हैं, वो है सर तन से जुदा। उनको ये बताया जाता है कि भाई बाकी सब बाकी आप हम हैं, हमारा तो ये डिवाइन राइट है कि हम हुकूमत करें, बाकी सब काफिर हैं, उनको आप मारें। ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इस्लाम बाय इटसेल्फ बहुत अच्छा रिलीजन है, बहुत अपने आप को कहते हैं पीसफुल, मानता हूं मैं पीसफुल है, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो ये पीसफुल चीज नहीं मानता। हमको ये अंतर देखना पड़ेगा कि भाई फर्क क्या है एक नॉन पॉलिटिकल इस्लाम जो रिलीजन है, और एक पॉलिटिकल इस्लाम जो अपने आप को कहता है कि नहीं हम ही हम हैं, बाकी सब बेकार है। आपको ये पॉलिटिकल इस्लाम को डिफीट करना है। पॉलिटिकल इस्लाम इतना आसान नहीं होगा डिफीट करना, इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अपने ओन सिक्योरिटी की तरफ बहुत विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, और हमको ये अपने ऐसे भी कानून लाने पड़ेंगे कि अगर आपके ऊपर सस्पिशन भी आता है तो आपको हम पहले गिरफ्तार करेंगे, आपका हम चेक करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। हर चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए ये जो सारे डॉक्टर थे, चाहे वो फरीदाबाद में थे, चाहे वो अहमदाबाद में थे, चाहे कहीं और थे, आधे लोगों ने तो ये कहा कि सर इनको तो हमने देखा, इनके पास डिग्री है, हमने इनको नौकरी दे दी। तो भैया, अगर राकेश जी आप भी जब पहली बार पत्रकार बने होंगे
आपने भी पुलिस वेरिफिकेशन किया होगा अपना, जी, बिल्कुल। आपने भी 2 या 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम बताए होंगे कि सर ये हम जानते हैं, ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये हमारे वहां के फलाने हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं। ठीक है, तो क्या हमें रोकता है, क्योंकि कानून तो अलाउ करता है कि हम ये चेक करें। इसमें हमें पूरे के पूरे देशवासियों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। और ये हाफ फ्रंट को हमें अपने हिंदुस्तान के अंदर मारना है। और अजीब सी बात यह है कमांडर साहब की एक दीवार है, पढ़ा लिखा मुसलमान भी उस दीवार के उसी तरफ रहना चाहता है, इस ओर देखना भी नहीं चाहता, आने की तो छोड़ दीजिए। लॉजिकल बिल्कुल, सोचो, लॉजिकल सोचना भी नहीं चाहता। पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि बिहार में इलेक्शन है, मोदी जीतना चाहता है, इसलिए मोदी ने ऐसा किया। मुझे तो हैरत होती, मैंने कहा भाई थोड़ा सा इंतजार करो, अभी खबर आ रही है, आप ऐसे नहीं रिएक्ट कर सकते किसी। लेकिन उनको लगता है कि ये तो एक टूल है, जो मोदी को बिहार में जीतने के लिए अटैक करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मानसिकता बड़ी खतरनाक है कमांडर साहब। बिल्कुल राकेश जी, और मुसलमान को क्यों ब्लेम करें? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ। भाई हम्म। खून बहना बंद नहीं हुआ था वहां से, बंगाल से, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, इनसे, इन सब से आ रहे शुरू हो गए थे वक्तव्य, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस फेलियर है, फलाना है, ढिमकाना है, शुरू हो गए थे। लेकिन ये तो साफ लेकिन आपने दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन आपने एक भी मुस्लिम धर्मगुरु या एक भी मुस्लिम पॉलिटिकल नेता का कोई ऐसा बयान नहीं सुना होगा कि ये बहुत खराब हुआ और भारत को इससे बदला लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए, इनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एक भी आपने ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा होगा। मैं यही कह रहा हूं कि बिल्कुल, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अगर कोई इस तरह की घटना आती है तो मुस्लिम धर्मगुरु कहाँ छुप जाते हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? वो जब तक अपने ही लोगों को उनकी गलतियों को बताएंगे नहीं, तब तक कोई कुछ होगा नहीं। ये 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 एक बड़ी अंदर ऐसी बात है जो पता नहीं लोग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि सच बात है तो कहना चाहिए। देखिए राकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में ये साफ दिखता है कि जो मेजॉरिटी होती है उसका कोई माने नहीं होता, जो वोकल माइनॉरिटी होती है वो ही सब कुछ करती है। पीछे चलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले आम जो जर्मन था, उसने कभी नहीं कहा कि ज्यूस के खिलाफ हमें करना चाहिए या किसी के खिलाफ हमें करना चाहिए। वो एक वोकल माइनॉरिटी थी जिसको हिटलर ने अपनी तरफ वो बरगला लिया था, और वो माइनॉरिटी इतनी वोकल हो गई कि उसने ये कहना शुरू कर दिया, अगर आप हमें समर्थन नहीं करते आप चुपचाप बैठिए, अगर आप चुप नहीं बैठेंगे हम आपको मार डालेंगे। तो इफेक्टिवली वो साइलेंट मेजॉरिटी जो है वो भी वोकल माइनॉरिटी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है और उनको मदद करती है। यही आज हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारे यहाँ भी तो कहते हैं ना, मौन जो है आधी स्वीकृति होती है। तो बिल्कुल, मौन रह जाओगे और ताकतवर का साथ दोगे तो इसका मतलब है कि आज ठीक है, आज आपके लिए, अब लेकिन कल को आपको ही मारेगा वो। तो हमारे यहाँ तो ये कहा ही जाता है जैसा आपने कहा। बिल्कुल सही है। देखिए, एक बहुत पुरानी भी बात नहीं है, महीना भर पुरानी कहानी है। एक श्रीमान जी थे, पॉलिटिशियन, केरला में, जिन्होंने ये कहा था कि लव जिहाद कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये सब बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन जब उन्हीं की लड़की लव जिहाद में फंस के पहुंच गई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार सरकार कुछ तो हमारी मदद नहीं कर रही है। तो समस्या तो यही है, जो साइलेंट मेजॉरिटी है हमारे देश के अंदर, इसको जागना पड़ेगा, इसको उठ के कहना पड़ेगा कि देखिए इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं हैं। इस्लाम जो है वो ये चीजें नहीं मानता। और सबसे बड़ी समस्या इस्लाम में क्या है, आपके पास सारे ग्रंथ हैं लेकिन वो अरेबिक में है। अरेबिक कितने लोग जानते हैं? तो जो
मौलवी ने कह दिया, जो कह दिया आपने सच मान लिया, क्योंकि आपने पढ़ना नहीं आता अरेबिक। एक भी ऑथेंटिक एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन इंग्लिश का भी एग्जिस्ट नहीं करता कुरान का। हदीस को तो छोड़ दीजिए। जी, मैं इसीलिए कहता हूँ कमांडर साहब कि बम ब्लास्ट चाहे जितना बड़ा हो, छोटा हो, उसके पीछे मानसिकता कहीं और से आती है। मैं देखता हूँ मुस्लिम इंटेलिजेंसिया को कि कमरों में बैठकर कहेंगे नहीं, नहीं कुरान में ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है, आप लोगों को गलत पता है। अरे भाई भीड़ में जाके बोलो, लोगों को बताओ ना। बिल्कुल अपने ही लोगों बिल्कुल को क्यों नहीं बताते हो जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन लोगों को मारने पे तुले हुए हैं, इंडोक्ट्रिनेट किए गए हैं। तो बंद कमरे में बैठकर कहते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत उनकी भी नहीं है कि भीड़ में जाके कहें। बिल्कुल। और ये इसी को मैं कहता हूँ साइलेंट मेजोरिटी, जो है ना, आपने जैसा कहा, मौन तो आधे से ज्यादा स्वीकृति है। ये जी, बाहर जाके नहीं बोलते, जी, और यही समस्या है बिल्कुल, हमारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये एक चेतावनी भी थी, ये जो बम ब्लास्ट है वो 2012 के बाद शायद इस तरह के बम ब्लास्ट नहीं हुए। मोदी के राज में तो बिल्कुल नहीं हुए। उससे पहले तो सीरियल बिल्कुल ब्लास्ट होते थे। तो मुझे लगता है कि ये लाल किले के आसपास ये हमला करके, बेशक विशेषज्ञ ये बता रहे हो कि जल्दबाजी में किया या जो भी किया, लेकिन दिल्ली राजधानी में करने की कोशिश करके कम से कम ये तो बता दिया गया है कि हमारी मौजूदगी है। और ये ठीक है, ये अलर्ट करने के लिए भी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, पूरी तैयारी कर ली जाए। और लेकिन ये बड़ा सवाल है कमांडर साहब, जैसा आपने कहा कि मोदी ने कहा था, इस देश ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया गया है। और कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है वो एक्ट ऑफ वॉर की तरह से माना जाएगा। हम और आप यहाँ बैठकर शायद चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शायद अगला 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप भी इस बात को मानेंगे कि बहुत सिग्निफिकेंट ये घटना हुई है, और शायद इस बारे में 10-15 दिन बाद पता चले कि भारत क्या एक्शन लेता है। आप हमारे साथ आए, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।